ओके सो गाइस वी वर टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन मोल्डिंग क्या होती है और इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है। तो कंप्रेशन मोल्डिंग में तो हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमने सारी बातें की हैं वही सब हमारे पास जो है कंप्रेशन मोल्डिंग की ही बातें थी। जिसमें हमने क्या क्या बोला, हमने बोला कि कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर हीट एक्टिवेटेड रेंचेस बन रहे थे। और वो बेसिकली उनकी जो शेप की जाती है वो कंप्रेशन की जाती है। तो फ्लास्क में डाल के हम लोग करते हैं ना कि ऊपर से फ्लास्क को टाइट करते हैं, तो दैट इज बेसिकली हाउ कंप्रेशन मोल्डिंग। अब होता ही है कि हम लोग को जो मोल्ड कैविटी हमने बनाई होती है उसके बीच में सेपरेटिंग मीडियम लगाना पड़ता है ताकि वो उसके कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसको डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेपरेटिंग मीडियम लगा देते हैं। और जो अभी हमारा मोस्ट पॉपुलर सेपरेटिंग एजेंट यूज होता है वो वाटर सॉल्युबल एल्जिनेट सोल्यूशन यूज करते हैं हम लोग। उससे ये होता है कि नॉर्मली जो है उनका कांटेक्ट नहीं होता, कांटेक्ट नहीं होता तो वो ब्रेक करने का मसला नहीं होता। स्टोर जो है ना, वो जो डेंटिस्ट स्टोन हम लोग यूज करते हैं वो ब्रेक कर सकता है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हम लोग पॉलीमर टू मोनोमर रेशियो क्या रख रहे हैं। हमारे पास जो प्रॉपर पॉलीमर टू मोनोमर रेशियो जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग फैब्रिकेशन कर रहे हैं डेंटिस्ट्री की। तो हमारे पास जो नॉर्मली श्रिंकेज आती है पॉलीमराइजेशन के अंदर वो आती है नॉर्मली 21%, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। तो हमें ये श्रिंकेज को थोड़ा सा डिक्रीज करना होता है, तो हम लोग इसीलिए ऑलरेडी पॉलीमराइज वाले जो है ना वो यूज करते थे। और यहाँ पे जो है रेशो मेथड करता है, इसके लिए रेशो भी हम लोग अगर 3:1 का रेशो यूज करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी हमारे पे श्रिंकेज कम होती है। 6% श्रिंकेज हो जाती है अगर हम लोग 3:1 का रेशो यूज करें पॉलीमर टू मोनोमर का। इसी तरह पॉलीमर मोनोमर इंटरेक्शन जो होती है इसमें एक चीज आती है हमारे पास कि भाई पॉलीमर एंड मोनोमर मिक्सचर जो हम लोग बनाते हैं वो 5 स्टेजेस में बनता है। सैंडी स्टेज होती है, स्ट्रिंगी स्टेज होती है, डो लाइक होती है, रबड़ी होती है, इलास्टिक भी कहते हैं इसको, स्टिफ होती है। हाँ, बट डो फॉर्मिंग टाइम जो है लेस देन 10 मिनट्स होना चाहिए नॉर्मली। और वर्किंग टाइम जो है 5 मिनट में होता है। नॉर्मली इट कैन बी एक्सटेंडेड अगर हम लोग उसको कूल कर दें या रेफ्रिजरेशन कर दें। फिर हम लोग पैक करके प्लेसमेंट करते हैं डेंचर को और फिर उसके बाद मोल्ड कैविटी में डाल देते हैं जो रीजन होता है हमारा उसको। इंजेक्शन मोल्डिंग हमारी दूसरी टाइप है। नीचे डायग्राम में देखो प्रॉपर्ली नजर आ रहा होगा। इंजेक्शन मोल्डिंग में होता ये है कि भाई इंजेक्शन से एक तरीके से हमारे पास जो पूरा वो होता है एक्रेलिक होता है वो हम लोग उसमें इंजेक्शन मोल्ड करके डाल देते हैं। उसके लिए एक स्पेशल डिजाइन क्लास यूज की जाती है हम लोगों ने, और उसको मिक्स करके जो है डायरेक्टली कैविटी के अंदर हम लोग डाल देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर ये होता है कि नॉर्मली मैंने पहले बताया था कि दिस इज एडिशन पोलिमराइजेशन। तो एडिशन पोलिमराइजेशन के अंदर केमिकल इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड यूज हो रहा था हमारे पास। यहाँ पे वो ये करेगा कि फ्री रेडिकल्स बना देगा 60 डिग्री पे आके, जो कि फ्री रेडिकल्स जाके मोनोमर से रिएक्ट करेंगे, मोनोमर से रिएक्ट करके पोलिमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर टर्मिनेशन के लिए या तो दो ग्रोइंग चेन्स आपस में ज्वाइन करके जो है डेड चेन बना देंगी, वो वाला तरीका यूज होगा, या तो हम लोग जो है सिंगल हाइड्रोजन एक चेन से दूसरी चेन पर ट्रांसफर करवा देंगे, उससे भी हो जाता है। हमने कहा हीट एक्टिवेटर है, तो हीट एक्टिवेटर के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डेंचर जो फ्लास्क था हमारा उसको हम लोग बेसिकली वाटर बाथ में ऐड करते हैं। वाटर बाथ में ऐड करके फिर हीट करते हैं। अब होता ही है कि अगर हमने हीटिंग टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस ऊपर रख दिया है तो बहुत ज्यादा, अगर मोनोमर के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ना चले जाए, वो नॉर्मली 100 होता है, 100.8 होता है, और हमने नॉर्मली 70 डिग्री पे हीट करते हैं ना उसको नॉर्मली। तो अगर हमने 100 से ऊपर हीट कर दिया है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो सकती है रेजिन की जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग लो ही उसको रखें, 100 से ऊपर ज्यादा ना आ जाए। अच्छा, जो हीटिंग प्रोसेस उसको हम लोग कहते हैं, उसको पॉलिमराइजेशन को कंट्रोल करने की यूज होता है, उसको हम लोग पॉलिमराइजेशन साइकिल बोलते हैं। इसको हम लोग को प्रॉपरली कंट्रोल करना पड़ता है ताकि कोई फॉल्ट वगैरह ना है, क्योंकि अगर अनकंट्रोल टेम्परेचर राइज हो गया ना, जैसे कि बॉइलिंग वगैरह हो गई कुछ, तो उसकी वजह से ना बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। जैसे कि पोरोसिटी सबसे बड़ा मसला है, ये डेंटल पोरोसिटीज आ जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले स्लो हीटिंग रेजिन यूज करते हैं कि पहले थोड़ा स्लोली इसको हीट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम लोग ये करते हैं कि वाटर बाथ का यूज करते हैं। वाटर बाथ का कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर फ्लास्क को जो है हम लोग कूल डाउन करते हैं स्लोली रूम टेम्परेचर पे ना। हम लोग जो है उसको लाइक ऐसे डायरेक्टली आइस पैड वगैरह में डाल के रैपिड कूलिंग नहीं करते, उसकी वजह से भी जो है ना वहाँ पर रैपिंग हो सकती है। फिर हमारे पास जो सेटिंग की स्टेजेस थी इसमें अलग अलग स्टिकी स्टेज थी हमारे पास, ये हो जाती है मतलब मिक्सिंग के फौरन बाद जो है ना सैंडी स्टेज हो जाती है। उसके बाद फिर स्टिकी और स्ट्रिंगी स्टेज होती है। फिर दो स्टेज होती है। दो स्टेज के अंदर जो है मेनली हमारे पास जो है ना कोहेसिव मिक्स बन जाता है और बहुत इजी होता है मैरिनेट करने का। तो सबसे बेस्ट चीज यही होती है, पैक मोल्ड के अंदर में कैविटी के अंदर डाल के पैक करना होता है। तो हमारा वर्किंग टाइम जो है नॉर्मली डो स्टेज के अंदर आके आता है, और जितना टाइम लगता है डो स्टेज आने में उसको हम डोइंग टाइम कहते हैं। और आखिरी स्टेज होती है वो रबड़ी स्टेज होती है। तो इस कॉम्पोजिशन के बाद हमारे पास आसानी ये होती है कि हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं डो टेक्निक के थ्रू।
और बस यही है कि मिनिमल पोलराइजेशन सिंकेज होगी यहाँ पे, और हीट जनरेशन जो होती है यहाँ पे बहुत मिनिमम होती है। तो हीट इतनी जब जनरेट नहीं होगी तो हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि हम लोग इससे जो है कोई और मसला मसाइल जो हम लोग वो बचा सकते हैं। पॉलीमराइजेशन सिंकेज जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम लोग प्री पॉलीमराइज्ड गेंस यूज कर रहे थे बीड्स के फॉर्म में रेदर देन द मोनोमर इटसेल्फ। तो और अगर रीड जनरेशन जो कि हमने कहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इंडस्ट्री में सारे, तो अगर हीट जनरेशन हो रही है ड्यू टू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो वो भी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्री पॉलीमराइजेशन हमारे पास था। अच्छा, जो हमारा मोनोमर होता है ना वो वोलेटाइल होता है, फ्लेमेबल होता है, जो हम लोग मोनोमर यूज कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कि उसको हम लोग एक सील्ड कंटेनर में रखते हैं। फिर डार्क कंटेनर जो होता है उसको लाइट सोर्स से दूर रखते हैं, क्योंकि लाइट एक्टिवेटेड हुआ या हीट एक्टिवेट हुआ तो उसको हम लोग उस सोर्स से दूर रखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बेंजाइल पेरोक्साइड को तो काफी दूर रखा जाता है, ताकि कोई इनिशिएटर उसको कांटेक्ट करके स्टार्ट ना कर दे। फिर हमारे पास अगली चीज आती है, वो होती है कोल्ड क्योर रेजिन। कोल्ड क्योर रेजिन की कॉम्पोजिशन जो है वो सिमिलर होती है टू हीट क्योर रेजिन, बस यहाँ पे ये कि पोलीमराइजेशन वहाँ पे बेंजाइल पेरोक्साइड का आता है, यहाँ पे टर्शियरी अमाइन के थ्रू होता है, इसको हम लोग डाइमेथाइल कीटोरिडीन कहते हैं। उसके अंदर एक इनहिबिटर भी होता है हाइड्रोक्विनोन, हम लोग जो कि बेसिकली यूज करते हैं डिस्ट्रॉय द फ्री रेडिकल्स, अगर हमें वर्किंग टाइम बढ़ाना हो तो। अब यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास पॉलीमर बीड्स होती हैं वो स्मॉलर यूज होती हैं कोल्ड क्योर के अंदर, ताकि मोनोमर को जो है ease से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। और क्योरिंग जो कोल्ड क्योरिंग मेथड है ना, उसका पॉलीमर जो बनता है उसका लो मोलिकुलर वेट होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी अगर देखा जाए तो लोअर स्ट्रेंथ आएगी। अनक्योर मोनोमर भी बचेगा, हमारे पास रेजिडुअल थोड़ा सा बच जाता है। और लोअर कलर स्टेबिलिटी होती है, ज़्यादा येलो हो जाता है, क्रीप वगैरह भी इसमें ज़्यादा कॉमन होता है, और डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं। तो एक आइडियल के सिनेरियो में नहीं होता है। अभी हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर प्योर एंड लाइट क्योर रेजन जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। प्योर एंड क्योर रेजन जो होते हैं ना, वो पोर एंड कोर रेजन वो यूज नहीं होते। लाइट क्योर रेजन जो होते हैं नॉर्मली वो जो यूवी लाइट्स होते हैं वो यूज होते हैं फॉर डेंचर हार्ड रिलाइनिंग मटीरियल के तौर पे, रिपेयर करने के लिए भी यूज होते हैं, और ट्रेस बनाने के लिए यूज होते हैं। और इसकी कॉम्पोजिशन में भाई यूडीएमए आता है, सिलिका यूज होता है फ्लो करने वाले के लिए, और फिलर यूज होता है। अब मैनिपुलेशन क्या होती है भाई? मैनिपुलेशन ये होती है कि हाउ डू वी मैनिपुलेट समथिंग, बनाते किस तरह है, लाइक किस तरह करते हैं। तो आप बस सबसे पहला तो भाई गोल्डन रूल होता है कि भाई पाउडर लिक्विड रेशियो को जो है वही यूज करो जो मैन्युफैक्चरर ने बोला हुआ है, नॉर्मली डब्बों पर लिखा हुआ होता है। इससे ये होता है कि हमारे पास जो है पोलीमराइजेशन हमसे कम होती है। अगर ज्यादा पाउडर डालेंगे तो भी मसला होगा, ज्यादा मोनोमर यूज करेंगे तो भी मसला होगा। तो ये चीज़ है कि बहुत मैटर करती है। फिर उसके बाद हम लोग को कलर का कंट्रोल करना होता है, तो उसमें पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कलर, उनको हम पॉलीमर में डाल देते हैं। तो पॉलीमर में जब वो इंकॉर्पोरेट होते हैं तो बीट सरफेस पे, और वो वॉश अवे भी हो सकते हैं अगर पॉलीमर में डाल दिया जाए बहुत जल्दी। मोल्ड लाइनिंग इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ रेजिन इनटू द प्लास्टर हमें सेपरेटिंग मीडियम यूज करना होता है, जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि हम लोग सोडियम एल्जीनेट यूज करते हैं, या बट फॉल भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, पोरोसिटीज का जो एलिमेंट आता है, पोरोसिटीज भी कॉज होती हैं, वो होती हैं ड्यू टू एक तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज की वजह से, जिनको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटीज बोलते हैं। उसके अलावा अगर वॉलेटाइल है मोनोमर तो उसकी वजह से गैसेस पोरोसिटीज हो सकती हैं। क्या होती हैं सारी डिटेल में बात करते हैं अभी। ग्रैनुलर पोरोसिटीज हो सकती हैं, वो होती हैं ड्यू टू लॉस ऑफ मोनोमर, बट रेजिन जो है वो तो छोड़ देते हैं अंटिल डोज स्टेज जो है ना, जब तक नहीं आती, तो बहुत कम होता है ऐसा सीन ना। कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटीज क्या होती हैं? तो बेसिकली वो अगर होती हैं कि मोनोमर कॉन्ट्रैक्शन होती है अगर बाय 20% अगर हो जाए ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, और हमने कहा था कि वॉलेटाइजेशन श्रिंकेज भी होती है। तो प्रोसेसिंग की वजह से होता है ये कि टेम्परेचर बढ़ता है पॉलीमराइजेशन बढ़ाने के लिए एट फर्स्ट, और फिर ड्यू टू क्योंकि नॉर्मली एक्सोथर्मिक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से स्पेस क्रिएट हो जाती है ड्यूरिंग क्यूरिंग, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्सेस रेजिन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन दिस प्रेशर। वंस रेजिन बिकम्स रिजिड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, चेंजेस होते हैं फ्रॉम क्यूरिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर। क्यूरिंग टेम्परेचर फॉर कोल्ड रेजिन जो है वो लोअर होता है देन हीट क्योर वाले के अंदर। कोल्ड क्योर वाले के अंदर जो है वो कम होगा, तो ऑब्वियसली कोल्ड है वो हीट है। अच्छा, इनएफिशिएंट अमाउंट ऑफ रीजन अगर हम पैक हैं टू द फ्लास्क, उसकी वजह से वॉइड्स और पोरोसिटीज हो सकती हैं। देयरफॉर इसीलिए हम लोग उसको पैक करते हैं दो स्टेज में, प्राइवेट हो जाए उससे अगर पहले करेंगे तो रीजन जो है फ्लो कर जाएगा, और प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी किस्म की पोरोसिटीज जो होती हैं हमारे पास वो होती हैं गैसेस पोरोसिटी। तो गैसेस पोरोसिटीज क्या होती हैं? तो बेसिकली वो होती हैं जिसमें एक होता ही है कि बेसिकली हम लोग नॉर्मली जो है टेम्परेचर अगर फर्स्ट करो हम लोग ले गए हैं ऊपर ड्यूरिंग क्यूरिंग अबव 100, तो जो मोनोमर था वो हमने कहा था वॉलेटाइल है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो गैसेस वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा।
अब होता ही है कि जब वो गैसेस वेपर्स के फॉर्म में बाहर आ रहा होता है तो वो कोई रास्ता तो ढूंढेगा ना बाहर आने के लिए, जो रास्ता बाहर ढूंढेगा आने के लिए वो क्या बनेंगे, एट दी एंड हमारे पास वो ऐसा फोर्स अप्लाई होते हैं, फोर्स बन जाते हैं। तो ये होता है नॉर्मली ना। और इस तरह जो है हमारे पास इसको अवॉइड करना जरूरी है कि हम लोग स्लो और कंट्रोल्ड राइज करें टेम्परेचर के अंदर। ओके, फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं डेंटल वेस्ट मटेरियल की, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके ही हैं थोड़ी बहुत उस पे जो है लास्ट चैप्टर में, कि एक तो पहली चीज ये कैपेबल होना चाहिए टू मैच द अपीयरेंस ऑफ द नेचुरल ओरल टिश्यूज, यानी कि अगर हमारे गम्स पिंक हैं तो भाई ये पिंक हो। तो एक ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक चीज होती है कि हाई एनफ होना चाहिए ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, सॉफ्टनिंग हो। थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ग्रेविटी कम होनी चाहिए, और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और रेडियो पैक होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों अच्छी होनी चाहिए कि नॉर्मली आप ओरल कैविटी के अंदर कुछ ठंडा गर्म खाओगे तो उसकी बात है, इसकी बात उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए ताकि स्ट्रेस मेंटेन कर सके ड्यूरिंग मैस्टिकेशन प्रोसेस, और फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर सके। फटीग लिमिट भी अच्छी वैल्यू होनी चाहिए, इम्पैक्ट होनी चाहिए, और एब्रेशन रेजिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि देखो नॉर्मली ब्रशिंग वगैरह तो आप नॉर्मली बाकी दांत तो करोगे ना, अगर आपने एक जगह पे कहीं डेंचर लगाया है तो बाकी दांत तो नॉर्मल, तो इन चीज़ के लिए भी एब्रेशन रेजिस्टेंट होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई केमिकली इनर्ट होना चाहिए और इनसॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मली कुछ भी अगर मुंह से लोगे और सॉल्युबल हुआ तो वो तो फिर बॉडी में चले जाएगा। और केमिकली इनर्ट होना चाहिए ताकि किसी के साथ किसी भी चीज़ से रिएक्ट ना कर सके वो। और इसी तरह ये है कि वाटर और सल्वाइवा के अंदर एब्जॉर्ब ना हो। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से बात करें तो बेसिकली शुड नॉट बी हार्मफुल टू एनी टेक्नीशियन जो उसको हैंडल कर रहा है, अगर हमने अनमेक या अनक्योर्ड स्टेज में भी। नॉर्मली ये समझो एक डेंटिस्ट है और वर्क कर रहा है इसको बनाने के लिए, तो बेसिकली जो यूज कर रहा है वो एल्जिनेट वगैरह या कुछ भी एक्रेलिक वगैरह भी, तो वो खुद के लिए हार्मफुल ना हो, और फिर जो सेट मटेरियल जो है पेशेंट की जो लगाया पेशेंट भी उससे टॉक्सिक ना हो, पता लगे पेशेंट को ही हार्म कर दे वो। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि भाई सस्ता होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना महंगा हो उतने कम लोग लगा पाएंगे फिर। और उसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ होनी चाहिए, सो कि हम लोग बल्क के अंदर स्टोर करके बंदा परचेज करे और फिर स्टोर कर दे। इजी टू मैनिपुलेट होना चाहिए और इजी टू रिपेयर होना चाहिए। इस तरह की प्रॉपर्टीज जो आइडियल होती हैं हमारे पास। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है क्रेजिंग का। क्रेजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रेस स्ट्रेस के अंदर रिलैक्सेशन जो है ना वो प्रोड्यूस करती है स्मॉल सरफेस फ्लॉ, जो इफेक्ट करते हैं एस्थेटिक को और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डेंसिटी। इसकी प्रोडक्शन जो हो रही है ना सच फ्लॉस की या माइक्रो क्रैक्स जो बन रहे हैं हमारे पास, इनको नाम दिया जाता है क्रेजिंग का। जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन की वजह से छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं, इनको क्रेजिंग का नाम दिया जाता है। क्रेजिंग जो है ट्रांसपेरेंट रेजिन में इम्पार्ट करती है हेजी और फॉगी अपीयरेंस, और टिंटेड अगर रेजिन यूज कर रहे हैं हम लोग तो उसके अंदर एक वाइटिश अपीयरेंस आती है। और सरफेस क्रैक्स अगर बन गए इस तरह के तो वो क्या कर सकते हैं, फ्रैक्चर के लिए मोर प्रोन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आती है वो आती है प्रोसेसिंग स्ट्रेन। इंटरनल स्ट्रेन होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान जो स्ट्रेन पड़ रहा है, तो बेसिकली इफ अलाउड टू रिलैक्स उसको कह रहा है तो हमारे पास डिस्टॉर्शन और क्रेजिंग दोनों चीजों से। तो नॉर्मली कुछ रिलीज हो जाती हैं एज द मटेरियल फ्लोज, बट थर्मल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन जो है वो रिमेन करती हैं। इसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए वही स्लो कूलिंग करते हैं और एक्रेलिक यूज करते हैं rather देन पोर्सिलीन, ताकि कंपेटेबल शिपमेंट हो। डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई इसका डिफरेंस ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर डेंचर टू बी रिटेन्ड इंट्रोलरी। देखो एक्यूरेट फिट तो हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि गुड एडिशन, और हमें क्या करना है उसको गुड पेरिफेरल सर्विस देनी है, एक्यूरेटली फिट भी करना है उसको, और उसके अंदर जो है कि लाइक नॉर्मली मुंह के अंदर वो प्रॉपर्ली आए कि ड्यूरिंग मैस्टिकेशन ऐसा ना हो कि निकल जाए वो। तो इसलिए जो है उसकी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए फिक्सिंग के दौरान। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट और ये हैं कि भाई सोल्यूशन टू द पेशेंट हु कॉमनली फ्रैक्चर्ड डेंचर्स। नॉर्मली कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनके डेंचर्स जो है वो फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट हो जाए या ट्रोमेटिक कोई इंजरी आ जाए तो उसकी वजह से हो सकता है, तो उनको उसके लिए हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए। एक रबरी टफनिंग एसिड डाल देते हैं जो कि क्रैक वगैरह डिक्रीज करे या फिटिंग वगैरह कम कर दे। फाइबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, फाइबर रिइंफोर्स्ड जो होते हैं कार्बन फाइबर डाल देते हैं हम लोग। बट उसमें एक डिसएडवांटेज ये आता है कि वो डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाते हैं, एस्थेटिक खराब हो जाती हैं। एरोमेट फाइबर्स का भी ये मसला है कि बॉन्डिंग नहीं होती उनकी रेजिन के साथ। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर हम लोग अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन फाइबर यूज करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती है, कलर भी अच्छा नहीं होता, बायो कंपेटेबल बॉन्ड्स टू रेजिन, बट प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कंज्यूमिंग हो जाता है।
ग्लास फाइबर्स हम लोग यूज करते हैं सबसे अच्छे वो होते हैं, नॉर्मली मोस्ट प्रॉमिसिंग होते हैं। शॉर्ट फाइबर्स और लूज फॉर्म के तौर पे इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। अच्छा जी, अब डेंचर रिपेयर क्या होता है? तो नॉर्मली केमिकल क्योर एक्रेलिक रिपेयर मटेरियल हमारे पास होता है, जिसमें हम लोग ब्रोकन पीसेस को फिक्स कर देते हैं बाय यूजिंग वैक्स। फिर प्लास्टर पोस्ट करके उसको स्टेबलाइज करते हैं, फ्रैक्चर सेट को ड्रिल करके फ्रेश एक्रेलिक से एक्सपोज करवा देते हैं। अब एक्रेलिक रेजन आइडर हमारे पास जो है बल्क में ऐड होता है और इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, पेपर के सॉल्ट एंड पेपर की तरह मेथड में यूज होता है। और ओवरफिल कर देते हैं, यही समझो बेसिकली एक क्रैक पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर आपने एक थोड़ा सा ऊपर से एरिया ऐड करा और ऐड करके उसके ऊपर उसको क्योर कर दिया फौरन, तो वो नॉर्मली रिपेयर हो जाएगा। फिर डेंचर को वही वाटर के अंदर प्रेस करेंगे, फॉर प्रेशर के अंदर वही 20 मिनट्स के लिए एक्सेस को रिमूव करके पॉलिश करके वापस दे देंगे पेशेंट को कि भैया हो गया रिपेयर। अगर लाइट क्योर रिपेयर मटेरियल है तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, उसके लिए भी हम लोग बस फ्रैक्चर साइड को ट्रीट करेंगे विद लिक्विड टू प्रिवेंट ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर ऑफ अनक्योर मटेरियल, क्योंकि वो पॉलिश नहीं होता। होता ही है कि भाई प्रोसीजर तो सेम ही सेम होगा उसमें, जिस तरह हमने वहाँ पे किया था कोल्ड क्योर वाले के अंदर, बस यहाँ पे ये करेंगे फ्रैक्चर साइड जो है उसको ट्रीट करेंगे पहले विद लिक्विड, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर ना बने अनक्योर मटेरियल की। क्योंकि तो क्योर मटेरियल तो हमारे पास होगा, हमने मगर बात की थी कि कोल्ड क्योर के अंदर हमारे पास रेजिडुअल अनक्योर मटेरियल रह जाता है। तो अगर वो रह गया तो उसकी वजह से हमारे पास जो है पॉलिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब रिपेयर के बाद क्या होगा, डेंचर को हम लोग प्लेस करेंगे इंटेंस ब्लू लाइट चेंबर के अंदर, क्योंकि हमारे पास यूवी लाइट यूज होती है तो ब्लू लाइट होती है बेसिकली, और इस तरह हमारे पास वो हो जाता है। फिर ये पेशेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोग को देनी होती है कि डेंचर से तैयार किस तरह उन्होंने डेंचर से खाया रखना है। तो डेंचर एंड टीथ जो है उनको भी क्लीन करना पड़ता है ब्रश के साथ। लिक्विड सोप, माइल्ड हैंड सोप, नॉन एब्रेसिव डेंचर क्लीनर्स वो भी यूज कर सकते हैं। ब्रश्ड और रिंस्ड आफ्टर ईच मील एंड देयरफॉर सोके यानी डेंचर सोक। अच्छा, डेंचर का अपना एक वो भी आता है सोक आता है, उसमें आप सोक कर सकते हैं उसको, और हर खाने के बाद जो है उसको प्रॉपर्ली वो करते हैं। डेंचर टेबलेट्स कैन बी यूज टू मेक डेंचर सोक टू रिमूव डिब्रीज। डेंचर की टेबलेट्स भी आती हैं जिससे हम डेंचर सोक बना उसको डेंचर को फिर गीला करके उससे डिब्रीज वगैरह हटा सकते हैं। और कैलकुलस डिपॉजिट जो है वो भी सॉफ्टन कर सकते हैं बाय सोकिंग द डेंचर इन विनेगर डाइल्यूटेड विद वाटर। 1:1 के रेशो में विनेगर और वाटर को लेकर डाइल्यूट करते हैं, तो वो भी एक तरीके से हेल्प करता है इन रिमूविंग दी कैलकुलस डिपॉजिट। अच्छा, इन ऑफिस केयर फॉर क्या होता है, हमारे पास डेंचर स्किन कैलकुलस जो है वो हम लोग रिमूव करते हैं बाय सोकिंग डेंचर इन डेंचर सोक, और प्लास्टिक बैग में डाल के उसको प्लेस करते हैं अल्ट्रासोनिक क्लीनर करने के अंदर। मतलब ये आप अगर वहाँ पर आए हो कहीं क्लिनिक वगैरह में करवाने के लिए, तो वहाँ पे ये हुआ कैलकुलस को जो है रिमूव कर देंगे बाय उसको हम लोग सोक करेंगे और प्लास्टिक बैग में प्लेस कर देंगे अल्ट्रासोनिक क्लीनर के अंदर। केयरिंग और पॉलिशिंग भी हम लोग करवा सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाकी ये है कि चैप्टर बड़ा है बट इम्पोर्टेंट है, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें, बाकी तो बहुत बेसिक्स हैं तो ये हो जाता है नॉर्मली। तो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।